हेलो बच्चों, कैसे हो? आपने पहले वीडियो को लाइक और शेयर करा, उसके लिए धन्यवाद। आज हम उसी पार्ट, ये पहला वो पहला पार्ट था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मेजोरिटिज्म इन द श्रीलंका। हिंदी में हम इसको बोलते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें श्रीलंका, देखिए इसमें पहला पॉइंट जो हम श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, हमने ये पहले बात करी थी श्रीलंका में कितनी पॉपुलेशन है। हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी कि जो सिन्हाला की जो पॉपुलेशन है वो 74% है और 18% तमिल्स, इंडियन तमिल्स इंक्लूडेड और श्रीलंकन तमिल्स वो इंक्लूडेड था। ठीक है, और 7% कौन है? आपके क्रिश्चियंस है। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। अब नेक्स्ट अब इसमें हम ये बात करेंगे कि इसमें जो श्रीलंका जब आजाद हुआ था ना, वो श्रीलंका हुआ था 1948 में। कब हुआ? 1948। यहाँ पे इमरजेंट का मतलब होता है उभरना, कोई चीज, मतलब कोई, अब ये श्रीलंका ब्रिटिशों से आजाद हुई थी तब 1948 में। ठीक है, और भारत का इसमें थोड़ा बहुत योगदान था क्योंकि 1947 के बाद में श्रीलंका आजाद हुई थी 1948 में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है, अब एक्चुअली क्या है, मेजोरिटिज्म का मतलब बहुसंख्यक का यहाँ पे इसलिए टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ना मेजोरिटिज्म को फेवर ज्यादा करा था। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे तो आपको वहां पे क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट इसमें है, दूसरा पॉइंट ये हमारा 1956 में एक एक्ट पास करा था उन्होंने। ठीक है, द रिकॉग्नाइज ऑफ द सिन्हाला एज द ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज दिस रिगार्डिंग का मतलब होता है अनदर। अनादर का मतलब होता है कि इन्होंने क्या करा, 1956 में एक कानून पास करा। उस कानून में इन्होंने कहा कि जो सिन्हाला के लोग हैं उन्हीं को उन्होंने एक तरीके से पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा कि भाई सिन्हाला को ही माना जाएगा और दूसरी लैंग्वेज को कोई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे आप। थर्ड पॉइंट में यह है कि द गवर्नमेंट प्रिफरेशनल मतलब श्रेष्ठ मतलब पॉलिसीज, इन्होंने मतलब द गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसी बनाई जो फेवरेबल किसके लिए था? सिन्हालस के लिए था। बिल्कुल सीधा सीधा सिन्हालस के ऊपर था, मेजोरिटिज्म के ऊपर था। जो क्या था, इनको क्या सुविधा मिलनी थी सिन्हालस की पीपल्स को? एप्लीकेंट जो थे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे और पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी पोजीशन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते थे। और ये खाली फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलती थी? सिन्हालस लोगों को मिलती थी। इसमें मतलब मोस्टली क्या होता था, इन्हीं को पोजीशन पे मिलती थी या फिर इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था या फिर गवर्नमेंट जॉब में मिलता था। बट तमिल्स को किसी तरीके से कोई भी नाते कोई उनको पूछा भी नहीं जाता था और एक तरीके से उनको कोई एक तरीके से जो सिन्हालस कुछ जैसी जैसी फैसिलिटीज या प्रिविलेजेस मिलती थी ना, वो तमिल्स को बिल्कुल भी किसी तरीके की कहीं से कहीं तक कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके धीरे धीरे क्या होने लगा, जो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, यहाँ पे इंक्रीज होने लगा द फीलिंग ऑफ द अलाइनेशन, मतलब अलगाव की भावना पैदा होने लगी, डेवलप होने लगा इन द श्रीलंकन तमिल्स के अंदर। अब जाहिर सी बात है, आप हो और मैं हूं और कोई गवर्नमेंट मुझे ज्यादा प्रिविलेज दे या मुझे कोई सुविधा दे तो आपको बुरा लगेगा ना, क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा। तो वही सेम इन्हीं के साथ भी था कि तमिल्स को बिल्कुल भी किसी तरीके से इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी और उनको एक तरीके से गवर्नमेंट को डिनाई कर रही थी। जिसके बाद में क्या हुआ, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, ठीक है, संविधान में द गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिसीज दैट डिनाइड द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव करने लगा अगेंस्ट देम ऑफ द गेटिंग ऑफ जॉब्स अदर अपॉर्चुनिटीज इग्नोरेड देयर ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब तमिल्स को जॉब्स में और पॉलिटिकल राइट्स में हर जगह में इनको नजरअंदाज करने लगे। मतलब हर चीज में उनको जॉब, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो तो भी इनको नजरअंदाज किया गया। ठीक है, अब जॉब्स में इनको फैसिलिटी मिलनी थी तब भी इनको प्रिविलेजेस नहीं दी गई। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स देने की बात आई तब भी इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली गई। जहां पे उनकी लैंग्वेज की बात आई तो उनको लैंग्वेज के बेस पे भी इनको बिल्कुल भी नहीं मिली गई। जिससे क्या हुआ, इनके आपस में दो कम्युनिटी के बीच में इनकी टेंशन क्या हो गई, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। टेंशन मतलब होता है इनके अंदर जो एक दूसरे के जो घिन भावना आती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। जिससे क्या हुआ, आगे बाय 1980s the several political organization were of the formed demanding and the independent Tamils alum in a northern and eastern part of the Sri Lankan। अब दिक्कत ये होगी थी, तो दोनों के बीच में अलगाव, एक तरीके अलगाव पैदा होने लगा। मतलब दोनों में एक घिन भावना पैदा होने लगी एक दूसरे। सिन्हाला तो पहले से ही शुरू से, क्योंकि मेजोरिटिज्म तो लागू करने लगा तो उससे तमिल्स सिन्हाला के अंदर तो शुरू से ही था, पर तमिल्स को लग रहा था कि जो सरकार में आएंगे तो ये हमारे लिए मतलब
संविधान बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जाहिर सी बात है सबके लिए बराबरी का अधिकार होगा, बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेजोरिटिज्म को यूज करा, जिससे क्या हुआ, तमिल्स के अंदर एक विहीन भावना हुई सिन्हालास के खिलाफ, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, 1980s के बाद में उन्होंने काफी सारी क्या हो गई, एक संगठन बनाए, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो डिमांड करती थी कि हमें या तो इंडिपेंडेंट किया जाए, इंडिपेंडेंट जिसका नाम था इंडिपेंडेंट का तमिल एलम, इसको एलम का हम यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो स्टेट लिखा हुआ है, और जब हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे तो सरकार दिखाएगा, आपको सरकार लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, ठीक है। इन द नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, जो श्रीलंका के दो पार्ट है, एक कौन सा है, नॉर्थन मतलब उत्तरी भाग वाला, और जो पूर्वी भाग वाला श्रीलंका के अंदर, वो ये कहते थे कि हम वहां पे इंडिपेंडेंट कर दो, क्योंकि यहाँ पे वो इसलिए इंडिपेंडेंट मांगना चाहते थे क्योंकि तमिल्स की पॉपुलेशन जो ज्यादा थी ना वो इसी इलाकों में ज्यादा थी, तो ये चाहते थे कि जैसे हमें जहां पे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें भी वहां पे क्या कर दिया जाए, हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, क्योंकि तब आप हमें प्रिविलेज या इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हो, तो जिसके वजह से हमें क्या कर दिया जाए, अलग किया जाए। जैसे हमारे देश में बिल्कुल सेम हुआ था, जैसे पाकिस्तान जैसे कहता था ना, जब 1947 में देश आजाद करने से पहले उन्होंने कहा था कि हम जहां पे हमारी जितनी पॉपुलेशन है हमें उस हिसाब से देश का बंटवारा कर दिया जाए, जैसे ईस्ट पाकिस्तान बन गया और वेस्ट पाकिस्तान बन गया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे यही जो इंडियन जो तमिल श्रीलंकन तमिल से जो तमिल्स लोग थे उन्होंने भी यही डिमांड करी थी, बट ये ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि आगे आगे हम देखेंगे तो द डिस्ट्रेस द बिटवीन टू ऑफ द कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तब दोनों में पहली बात तो जो पहले जो उन्होंने डिमांड मांगी थी कि हमें तमिल एलम के बेस पे हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, तो सिन्हालास की जो जितनी भी थी वो डिमांड जी थी, जो उन्होंने प्रोटेस्ट करा था, हड़ताल करी थी, बस उससे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इस बात को नकार दिया कि हम बिल्कुल इस तरीके से हम कोई देश का बंटवारा नहीं करेंगे और दूसरा हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। बट अब जैसी अब क्योंकि जाहिर सी बात है, तब वो ना तो वो राइट देना चाहते, ना ही वो इंडिपेंडेंट करना चाहते, तो जो तबका दबा हुआ है, जब उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, चटपटाएगा चटपटाएगा, तो वो तो चटपटाएगा, तो इसी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, द डिस्ट्रेस्ट द बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड, मतलब दोनों, अब क्या हुआ, दोनों के बीच में जो टेंशन थी कम्युनिटीज के बीच में, दोनों में लड़ाई बढ़ने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब बाद में रिजल्ट में क्या हुआ, मतलब परिणाम क्या हुआ, द सिविल वॉर हो गया। क्या हो गया, सिविल मतलब क्या होता है, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, और कॉज आर द सेट बैक ऑफ टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। अब देखो यहाँ पे एक समस्या पैदा हो गई, जब सिविल वॉर नहीं हुआ था इससे पहले, तब दोनों जैसे थोड़ी टेंशन तो थी, बट इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बेस, पूरा जो कल्चरल बेस था वो श्रीलंका का काफी अच्छा था, बट जिसके वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे 90s 80s के बाद में जब ये बात कॉन्फ्लिक्ट द कम्युनिटीज में बढ़ने लगी काफी ज्यादा, तो जिससे क्या हुआ, दोनों के बीच में एक सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर में कम से कम हजारों लोग मरे हैं दोनों तरफ से, और एक किसके वजह से, एक तमिल लोगों को उनके जो बेसिक राइट्स थे वो उनको नहीं मिले, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों तरफ से तब सिविल वॉर हुई, सिविल मतलब गृह युद्ध हुआ, तो जिसमें से उनके अपने देश के ही लोगों के आपस में क्या हुआ, खून खराबा हो गया, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। जब मारे गए तो उससे क्या हुआ, सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, बैक टू, अब वो वापिस, जब सिविल वॉर होता है ना तो उसमें हमारा पैसा काफी लगता है, सोशल लगता है, सारी चीजें, कल्चर, हर चीज का मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोशल भी, कल्चरल भी और इकोनॉमिकल बेस पे पूरी कंट्री में सेटबैक लगा, मतलब वापिस पीछे हो गया। अब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में फिर इसके बाद में जाहिर सी बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑफ द बोथ आर द कम्युनिटीज वर किल्ड, मतलब दोनों तरफ से ही दोनों कम्युनिटी को मार दिया गया, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, वहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी। फिर धीरे धीरे इसको संभालते गए 1980s 90s, फिर 2000, अब ये जाके फिर एंड जो हुआ वो 2009 में जाके कंप्लीट हुआ, मतलब 2009 में जाके क्या हुआ, ये एंड हुआ सिविल वॉर, मतलब चुटपुट होती रहती थी, मगर 2009 में जाके कंप्लीट हो गया। आपकी बुक में फाइनल जो लिखा हुआ है वो 2009 तक बता रखा है। उसके बाद में श्रीलंका को काफी अच्छी ग्रोथ हुई, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, और आप कभी देखेंगे तो श्रीलंका के कभी आप बुक में शायद हो, पता नहीं, मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, पर श्रीलंका के खुद का एक आप ना फ्लैग देखना, उसमें जो उसमें ना एक शेर की, तो जो शेर जो होता है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन करता है ना, वो किसके लिए रिप्रेजेंटेशन करता है, जो शेर वाला जो पोजीशन वो तमिल्स के लिए करता है। आप थोड़ा सा आप एक तलवार लेके जो खड़ा होता है, लाइक बब्बर शेर टाइप का दिखता है, ठीक है, वो जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो एक तरीके से नालास को रिप्रेजेंट करता है।
आप कभी कभी श्रीलंका का फ्लैग देखना, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। दोनों में मैं इसमें आपको एक मैप दिखा दूंगा, एक मैं आपको फ्लैग दिखा दूंगा, दोनों में डिफरेंस कि आपको कितना इस देखो फ्लैग के ऊपर भी इन्होंने एक तरीके से डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है, ये आज हमारा इस टॉपिक पे एक ये पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है हमारा एक्यूमिडेशन इन द बेल्जियम। हिंदी में बोलते हैं बेल्जियम की समझदारी। देखो अब यहाँ पे समझदारी का मतलब क्या, आप समझ सकते हो कि इन्होंने अपनी समझदारी से मतलब अपने बेल्जियम को बचाया। बट ये चीज श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि श्रीलंका ने अपने मेजोरिटिज्म को, अपनी बहुसंख्यक को अपनी ताकत दिखाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एक बैकड्रॉप मतलब बैक पीछे की तरफ चला गया। अब पीछे की तरफ सिविल वॉर भी हो गया उनको। अब देखो रहना तो देखो तमिल्स को भी है, ऐसा तो है नहीं तमिल्स को बाहर कर दिया जाएगा या फिर सिन्हालस को बाहर कर दिया जाएगा। ना ही सिन्हालस बाहर जाएंगे, ना क्रिश्चियंस बाहर जाएंगे, ना ही तमिल्स बाहर जाएंगे। तब जाना किसी को है ही नहीं। तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन आपने डेमोक्रेसी के बेस पर आपने बना रखा है, तो जाहिर सी बात है ना, आप उनको सबको एक जैसा राइट देंगे। बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक को राइट नहीं दोगे दूसरे को। तो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का और डेमोक्रेसी का होने का पर्पस ही क्या है, एक तरीके से फिर जीरो है बिल्कुल। फिर तो आप डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी का नाम एक क्यों बदनाम करना चाह रहे हो। तो इसी चीज को उन्होंने बिल्कुल इसका जस्ट उलट कौन चल रहा था, एक्यूमिडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम चल रहा था। अब बेल्जियम में क्या क्या हुआ, हम अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे द बेल्जियम, अब यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे बेल्जियन द लीडर्स आर टुक एट अ डिफरेंट path. They are recognized the existence of the regional differences and the cultural diversities. देखो बेल्जियन लीडर्स के अंदर एक डिफरेंस पाथ पे अलग अलग चल रहे थे, क्योंकि इनकी जो मान्यता थी वो अलग अलग अस्तित्व पे, अलग अलग चीजें पे, मतलब इनके ओपिनियन अलग थे, रीजन्स भी अलग अलग थे, प्लस कल्चरल भी और कल्चर मतलब इनकी संस्कृति भी क्या थी, अलग अलग थी। देखिए डिफरेंसेस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटीज, मतलब कल्चरल और डाइवर्सिटीज में काफी ज्यादा डिफरेंसेस था। हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि बेल्जियम में 59% जो पॉपुलेशन थी वो डच बोलने वाले लोगों की थी, और 40% फ्रेंच बोलने वाले लोगों की थी, और 1% जर्मन लोगों की थी बोलने वालों की। ठीक है, अब ये तो हमारा पूरा, क्योंकि डाइवर्सिटीज अलग अलग थी। और ब्रुसेल्स में जैसे इसका उल्टा था, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और 20% डच बोलने वाले लोग थे। बिल्कुल अपोजिट हो गया था। हमने बात करी थी, जैसे लास्ट वीडियो में बात भी करी थी, कि पूरे जो बेल्जियम में ना, पूरा बेल्जियम में मेजोरिटिज्म में कौन था, डच था। बट ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजोरिटिज्म में था, दोनों अपोजिट में थे। बट अब इन्होंने एक बिल्कुल समझदारी से काम किया, जिससे इन्होंने क्या करा, पूरे बेल्जियम को, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, ना तो आप डच को बाहर कर सकते हो, ना ही आप फ्रेंच को बाहर कर सकते हो, ना जर्मनी को। देखो रहना सबको ये था, वो जैसे हमारे श्रीलंका वाले टॉपिक में था, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे भी प्रोसेस था। बट इन्होंने एक समझदारी से कहा कि जब जाना किसी को नहीं है तो काम करना है सबको साथ मिलकर, तो क्यों ना हम पावर शेयरिंग करके दोनों को साथ मिलकर इक्वालिटी देके क्यों ना हम बेल्जियम को काफी आगे ले जाते हैं। और यही हुआ बेल्जियम में। अब जब हम आगे पॉइंट्स बढ़ेंगे तब आप देखना कि इसमें हमने क्या क्या चीजें, हमने क्या क्या देखते हैं इसमें अगले, मतलब आने वाले पॉइंट्स में देखेंगे तब हम आपको क्लैरिटी होगी कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। जैसे अब दूसरा पॉइंट है हमारा डे ऑफ द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। संशोधन जो हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के अंदर हुआ था। आपको पता है संविधान में कितनी बार हुआ था, 4 बार। कितनी बार हुआ था, 4 बार। 4 टाइम्स बिटवीन कितने किस मतलब किस दौरान के बीच में हुआ, 1970 से लेकर 1993, मतलब 1970 से लेकर 1993 के बीच 4 बार अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। संशोधन मतलब होता है कभी किसी चीज को, संविधान के अंदर कोई चीज ठीक कर देना या उसको चेंजेस करना। ठीक है, अब चेंजेस क्या करा, क्यों करा चेंजेस, इसलिए करा क्योंकि उनको लगता था कि हमें इक्वालिटी देनी है। अब समानता देने के लिए इन्होंने 4 बार क्या करा, अमेंडमेंट करा कि डच को भी इक्वालिटी मिले और फ्रेंच को भी इक्वालिटी मिले, जिसके लिए इन्होंने क्या करा, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करा, अमेंडमेंट्स करे कि जिससे बराबरी का आपको मिले, एक दूसरे कम्युनिटी को बराबरी का अधिकार मिले। जिससे इन्होंने क्या करा, अब आगे देखें, वर्क आउट ऑफ द अरेंजमेंट द वुड एनेबल सक्षम एवरी वन ऑफ द लाइफ टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। देखो सेम कंट्री थी, वही बात बता रही है कि सक्षम थे और दोनों एक ही कंट्री में। देखो रैंडा तो एक ही कंट्री में था, तो जिससे अब डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों वो एक दूसरे से हो सकते हैं, कल्चर अलग है, डाइवर्सिटीज अलग है, तो जिसकी वजह से इनकी डिफरेंसेस तो होंगे, बट रहना एक ही है। तो इससे अच्छा, अब जब रहना एक है तो देश को क्यों ना एक साथ बढ़ा के, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे बोलते हैं ना, हमारे एक स्लोगन है, सबका साथ
सबका विकास, ये हमारे देश के लिए अप्लाई होता है। वैसे ही सेम हमारे इस बेल्जियम में भी इन्होंने ये अप्लाई करा था, जिससे क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज्यादा इसको, और ये वाकई में ये जब ये जो वर्ड जो सबका साथ सबका विकास वाला जो वर्ड है ना, ये रियलिटी में होगा ना, तो हमारा देश भी बहुत तेजी से आगे निकलेगा। हम चाहें तो आने वाले 30-40 साल के अंदर हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। बट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, बेल्जियम ने इस चीज को पहले ही कर दिया था, और बेल्जियम को उसने पता था कि हमें देखो लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रहना सबको एक साथ ही था, जिसकी वजह से इन्होंने उसको अप्लाई करा। बट अब आगे पॉइंट्स में आप देखेंगे ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन द विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ब्रुसेल्स के अंदर सेपरेट क्या करा, अलग था, बिल्कुल दोनों कम्युनिटीज अलग अलग थी, बट इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया किसमें, गवर्नमेंट के अंदर। और आपको पता है जब इन्होंने सरकार बनाई ना बेल्जियम के अंदर, जब इन्होंने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने मिनिस्टर्स भी इक्वालिटी में रखा। सपोज करो 100 मेंबर बनाए, तो 100 मेंबर में से 50 मेंबर तो फ्रेंच के रखे, और 100 मेंबर टोटल रखे। तो आप, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, सपोज करो 100 मेंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो 50 मेंबर्स तो फ्रेंच के उठाए और 50 मेंबर डच के उठाए। बिल्कुल इक्वालिटी। डच आपको कहेंगे सर जर्मनी के 1%, तो वो क्योंकि बहुत ही कम माइन्यूट परसेंटेज में था, इसलिए जर्मनी के एक का दुक्का उन्होंने मेंबर्स के भी लिए थे। बट जो मेजोरिटी में जो एक मेनली जो कम्युनिटी थी वो डच और फ्रेंच थी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया कम्युनिटीज के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, जिससे क्या हुआ, इनके अंदर एक दोनों के अंदर ट्रस्ट आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, फ्रेंच, जब जैसी बात है, तब ब्रुसेल्स के अंदर जब सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, सेपरेट का मतलब होता है इन्होंने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करेगी, वो इसी चीज को हम सेपरेट अलग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग द पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन in Brussels because the Dutch speaking of the communities has accepted equal representation in the central government। देखो, फ्रेंच स्पीकिंग के जो लोगों ने ब्रुसेल्स के अंदर इसलिए इनको बराबरी का अधिकार दिया, क्योंकि डच ने पहले से ही कम्युनिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही फ्रेंच को जितनी इक्वालिटी फ्रेंच को दी थी, उतनी इक्वालिटी, मतलब जितने मेंबर्स फ्रेंच के चुने गए, उतने मेंबर किस चुने गए, आपके डच के चुने गए, मतलब चुने गए। डच के जितने मेंबर चुने गए, उतने ही फ्रेंच के मेंबर चुने गए। बिल्कुल सेम प्रोसेस सेंट्रल जैसे गवर्नमेंट में जैसे चुने गए ना, वैसे ही प्रोसेस उन्होंने फ्रेंच में भी लागू करा, क्योंकि तब जैसी बात है, तब आपने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो उन्होंने भी कहा भाई जब आप हाथ बढ़ा रहे हो तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी हाथ मिलाएंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, आपके साथ मिलकर हम इस देश को आगे लेके चलेंगे। जिसके आप ये रिप्रेजेंट दे सकते हो, जिससे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने और फ्रेंच ने दोनों ने इक्वालिटी करके दोनों मेंबर्स में इक्वालिटी मेंबर रखा, मिनिस्टर भी इक्वालिटी रखी, जिससे क्या हुआ, दोनों में एक क्वालिटी, एक बैलेंस बन के रहा। फिर इसी चीज को देखते हुए ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच की जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने ये सोचा कि जब डच ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें इक्वालिटी दी है, तो हम डच को भी क्या देंगे, उतनी इक्वालिटी देंगे जितनी हमें फ्रेंच सेंट्रल गवर्नमेंट में दी है। ठीक है, ये पूरा पॉइंट था। अब जैसे लास्ट पॉइंट है हमारा, इस लास्ट पॉइंट में हमारा, तो व्हेन द मैनी कंट्रीज of the Europe came together to form of the European Union, the Brussels was the chosen as is the headquarter। अब देखो, पूरे लगभग यूरोप यूनियन, मतलब यूरोप जो पूरा जो छोटी छोटी कंट्रियों में बने हुए ना, वो लगभग कम से कम 27 या 28 कंट्रियों में बना हुआ है, जिसमें से जिन्होंने इनका जो पूरा यूरोप का जो यूरोपियन यूनियन बनाया, उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है, उस संगठन का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मतलब इसका जो भी मीटिंग वगैरह, जो मेन जैसे पार्लियामेंट जैसे हम बोलते हैं, वो जो पार्लियामेंट है ना यूरोपियन यूनियन का, वो कहाँ पे बना है, ब्रुसेल्स के कैपिटल, मतलब जो बेल्जियम का जो कैपिटल है वो कौन है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के अंदर क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर। ये बहुत बड़ी बात है बेल्जियम की, कि देखो बहुत सारे ऐसे नॉर्वे है, बहुत पोलैंड है, बहुत सारी छोटी छोटी जो यूरोप के अंदर कंट्रीज हैं, उनको ना चुनकर कहाँ चुना गया, ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर बनाया गया। ये दर्शाता है, मतलब ये दिखाया जाता है कि बेल्जियम ने अपने आप को कितना, अपने आप के अंदर पावर शेयरिंग करी और अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करी, और इससे क्या हुआ, बेल्जियम की जो इकोनॉमी है और सोशल और कल्चर है, इससे बहुत ज्यादा पिकअप मिला, बहुत ज्यादा इस चीज से बेल्जियम बहुत आगे बढ़ा, जिससे इस बेल्जियम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, आज हम इस टॉपिक में बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमारा ये पूरा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट 2 टॉपिक और रह रहे हैं, हम थर्ड पार्ट में उस चैप्टर को थर्ड पार्ट लेकर आएंगे और चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे।
और लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपकी जो आपने जो लाइक और शेयर करा था और व्यूज जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। बट आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सेंड करें, जिससे उनके इस चैप्टर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इनको डाउट है, वो क्लियर हो जाए। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था, हमने इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन नाम था, और 1972 के बाद श्रीलंका का नाम पड़ा था। धन्यवाद।